A very warm welcome to मुमकिन। I am ज़ुनैरा अज़हर। सियासी पंडित हमारे आजकल ये बात कर रहे हैं कि एक सियासी सन्नाटा है जो पाकिस्तान में छाया हुआ है। वैसे तो कहा जाता है कि साइलेंस इज़ ऑल्सो अ नैरेटिव या साइलेंस हैज़ ऑल्सो अ मैसेज, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसे हैं कि अभी तक वो मैसेज को इतना क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा। कल से अब तक में नवाज़ शरीफ जब घर पहुंचे हैं अपने, तो वहां तक जाने में उन्होंने कोई ऐसी पॉलिटिकल कॉल अपनी पार्टी को एज सच नहीं दी जिसमें कहा जाए कि वो एक दफ़ा फिर पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम लोग हमने वहाँ इकट्ठे हुए देखे जिसको तासुर ये दिया जा रहा है कि लोगों की एक अपनी एफिलिएशन है, एक अपना लगाव है अपने कायद के साथ, जिसकी वजह से लोग वहाँ जमा हुए थे। इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? आप कान को इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, मेरे ख्याल में तो एक ही मतलब निकलता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो बहुत खुश हैं इस डिसीजन पे कि आखिर उनको चंद हफ्तों का सही रिलीफ तो मिला, वो समझते हैं कि पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि मुलाकातें तो जेल में भी जारी थीं और पैगामात तो जेल में भी पहुंच रहे थे। अब कौन सा ऐसा नया खेल है जो वो खुल के इस रिलीफ में खेल सकेंगे? शायद जाती उम्रा का जो ड्राइंग रूम है उसकी थोड़ी सी रौनकें ज़रूर बहाल हो जाएं, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर नवाज़ शरीफ अदालत के तराजू का भी एहतराम करते हैं, खामोश भी रहते हैं, तो ये इट्सेल्फ एक सियासत नहीं होगी? क्योंकि उनका जेल आते जाते रहना, खामोश भी रहना और जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं पॉलिटिकली वो भी करते रहना, इट्सेल्फ सियासत नहीं है? कुछ इसको डिस्कस करेंगे। साइलेंस ऑफ द लैम्स मुझे याद आ रही थी मूवी, वो बड़ी फिट बैठती है इस पॉलिटिकल सिनेरियो पे। उसके अलावा महविश हयात को जो एक तमगा इम्तियाज़ मिला है, उस पर हमारी कौम ने, जहाँ बहुत सारे लोग खुश भी हुए हैं, हर कोई अपनी आरा रखता है, लेकिन जिस तरीके से ख़ास तौर पे ख़वातीन को टारगेट किया जाता है और उनकी किसी भी अचीवमेंट को ऑनर करना तो दूर की बात है, उसको जिस डगर पे चला दिया जाता है, उससे हमारा नेशनल कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है और हम उसे एक शीशे में, एक आईने में देखते भी हैं कि नहीं देखते, या आगे चल पड़ते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वॉर हिस्टेरिया में गुम हैं मोदी साहब, और उस दौरान उन्होंने एक और क्लेम किया है जो किसी हद तक ठीक भी है कि स्पेस सुपर पावर रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया बन गया है। वो कैसे, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे तारुफ़ कराती चलूँ अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में सलमान आबिद साहब, हमारे रेगुलर एनालिस्ट हैं, वजहात मसूद साहब, ये भी हमें रेगुलर ज्वाइन करते रहते हैं, और शहजाद चौधरी साहब हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू जॉइन अस ऑन स्काइप। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। शहजाद साहब, ये जो साइलेंस है, आपको लगता है कहीं ना कहीं काम आ जाएगा नवाज शरीफ के? मुझे मालूम नहीं है, वो तो ऑलरेडी कन्विक्टेड भी हैं और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है फ्रॉम दी एनी लीडरशिप पोजीशंस, और बल्कि तो वो तो उनको अपनी पार्टी का जब हेड उनको बनाया गया तो उसके ऊपर भी सवालात उठ गए थे, और उस वक्त ही मेरा ख्याल है उनसे कहा गया था कि वो उस अपनी सियासी जमात की को जो हेड कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, उनकी जो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आई हैं, उनकी बेगम की वफ़ात के बाद और उसके बाद फिर उनकी ज़ाहिर है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62, 63, उसके बाद फिर ये जो जेल का मसला और फिर उनकी सेहत का जो मसाइल हैं, वो इस नौयत के हैं कि यकीनी तौर पर दोनों पार्टियों में, पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर, मुझे एक चेंज ऑफ लीडरशिप, चेंज ऑफ रोल नज़र आ रहा है, जो कि इस वक्त गालिबन काफ़ी अरसे से प्ले आउट भी हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अब इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा आ पाएंगे या आना चाहेंगे। इफ़ एट ऑल, अगर मुमकिन हो और इनका ये जो अदालतों के मसाइल हैं किसी हद तक सेटल हो जाते हैं, तो मे बी ही वुड लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस ईदर हेयर और इन इंग्लैंड, जहाँ पे उनको आसानी होती है। तो मैं ज़ाती तौर पर उनकी हद तक तो कोई इतनी बड़ी तब्दीली या इस किस्म का कोई मामला नहीं देखता। ऑलराइट, सलमान साहब, आप एग्री करते हैं? क्योंकि बहरहाल उनको जो रिलीफ मिला है वो फ्रॉम प्योरली जुडिशल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अगर एक कदम ऐसा उठ सकता है जिसमें आपको एक खसूसी रिलीफ मिला है, तो उससे आगे भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात तो हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि जब से नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और उनकी बेटी मरीम नवाज़ खामोश हैं, इस पे भी खुद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो इतनी बड़ी मुज़ाहमत को इनवाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि वो सुपरमिसी की जंग लड़ने के लिए बाहर आ रहे हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जंग लड़ना चाह रहे हैं, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एक नैरेटिव डेवलप किया था, वो तो सारा इस वक्त कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। और इसलिए कि ना नवाज शरीफ पे नज़र आ रहा है, अब ना उनकी पार्टी उस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है जैसे माजी में लोग, इनके पार्टी के लोग आके टीवी पे बात करते थे। अच्छा, अब इस वक्त तो उनको रिलीफ भी बुनियादी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत मिला है, कानूनी बुनियादों पर नहीं मिला। जरा ज़हन में रखिएगा
क्योंकि कल ख्वाजा हारिस साहब नहीं, वो कानून ने दिया है लेकिन बुनियाद वही बनी है। मैं आपको बताता हूँ, कल जब ख्वाजा हारिस साहब अपनी पूरी प्रोसीडिंग के अंदर नाकाम हो गए जमानत के कॉन्टेक्स्ट में, तो आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा इनको कम से कम आप 8 हफ्ते का तो रिलीफ दे दें ताकि ये जो जहनी तनाव में है और जहनी टेंशन में है, दबाव में है, उससे बाहर निकलकर ये अपने इलाज को ज़रा बेहतर तरीके से डील कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अगरचे कानून ने रास्ता निकाला है लेकिन फैसला जो कानून का आया है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर आया है। लेकिन इससे पहले ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये अब सवाल उठने लग गया है। आपने देखा कल बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल रखा गया कि क्या अब अगर कोई और कैदी इसी तरह का मसला लेकर आकर आएगा तो आप उसके ऊपर आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर मिसाल के तौर पर पॉलिटिकली एक्टिव होने की कोशिश करते हैं तो अदालत के पास तो एक मौका मिल जाएगा ना कि आप तो बीमारी का जवाब लेकर यहाँ से गए थे 8 हफ्ते के लिए और आप एक एक्टिव पॉलिटिक्स में गए। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के जहन में कोई इस वक्त कोई प्रो एक्टिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, वो महसूस कर रहे हैं। ना शहबाज शरीफ उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ना पार्टी उनसे इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की मफाहमत का अंदिया शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिश किया है इस वक्त, और ये तासुर देने की कोशिश की है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं चाहते, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं। वो उसकी प्राइस ये है कि उनका ख्याल ये है शहबाज शरीफ साहब का कि अगर वो इस तरह का एक मफाहमती अमल दिखाएंगे तो इसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, जिनको उनके बकौल कि हमें जो इस वक्त टाइट किया गया है, यहीं से हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, इस अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर वो ये काम कर रहे हैं। जैसे कल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब का ECL से नाम निकलना, नवाज शरीफ साहब का यहाँ 8 हफ्ते के 6 हफ्ते के लिए बाहर आना, ये सब लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि जो PMLN के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी वो अब एज पार्टी उनके पास नहीं है, और ना वो उस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव था या मरियम ने नैरेटिव डेवलप किया था, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चलेगा नहीं मॉडल, और एस्टैब्लिशमेंट से टकराव के नतीजे में उनको फायदा कोई नहीं होने वाला। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त जो बाहर निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से अपने मुकाबले में जो मरियम नवाज हैं वो एक्चुअली अपनी रिप्लेसमेंट चाहते हैं कि मरियम को एक पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए। पॉलिटिक्स है, इसी की तो मैं बात कर रही हूं। मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल स्पेस वो चाहते हैं, लेकिन अब मरियम कितना वो स्पेस गेन कर सकेंगी वो एक सवाल है। लेकिन जब तक मरियम खुद एक्टिव नहीं होंगी उस वक्त तक वो स्पेस भी नहीं बन सकेगी ना। अभी भी मरियम ने भी वही रवैया अख्तियार किया हुआ है जो वालिद का, और कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस रवैये के ऊपर उनको कायल किया हुआ है कि इस वक्त अगर आप एक टकराव की बात करेंगे तो मसले जो जहां मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं या जहां मेरी गुफ्तगू चल रही है वो फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो मुझे तो लगता है कि PMLN के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त, खासतौर पे जो शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें इस वक्त टकराव की सियासत नहीं करनी। वजह साहब आपका क्या? मुझे लगता है इतने फ़ाल किस्म के और मज़ाहमती मिजाज रखने वाले नवाज शरीफ खामोश नज़र ज़रूर आ सकते हैं लेकिन खामोश हो नहीं सकते। मैं आपसे एग्री करता हूँ। और मैं बहुत महसूस हुआ अपने भाई सलमान के तबसरे में एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो जो उनमें शिद्दत पसंदी थी। 2 शिद्दत पसंदियाँ हैं ना इस मुल्क में, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ ओरिजिनली जो उनकी जो ग्रोथ हुई है एक सियासी रहनुमा के तौर पे, वो कोई मज़ाहमत के क्यारी से तो नहीं आए ना, वो तो उसी नर्सरी से आए हुए हैं ना जिसके खिलाफ मज़ाहमत की बात की जाती है। मज़ाहमत पाकिस्तान के लोगों की है, रियासती इदारों की बालादस्ती के ख़िलाफ़, ताकि अवाम की हुक्मरानी कायम हो सके। वो ये नारा लेजिटिमेट है और ये 1954 से हमारा है जब हमारी काबीना में रियासती इदारों के नुमाइंदे आके बैठ गए। ठीक है, इसमें कभी इसको भुट्टो साहब को ऑप्ट कर लेते जब उनकी सहूलत हो, कभी बेनज़ीर भुट्टो कर लेते हैं सिलेक्टिव बेसिस पे। हाँ, कभी नवाज शरीफ का। हम पाकिस्तान के मकहूर लोगों की मजबूरी ये है कि जो भी ये नारा लगाता है हमें उसके पीछे चलना पड़ता है, ये सोच के कि नारा तो हमारा है ना, कोई उसके साथ चलना चाहता तो सही कह रहा हो। हाँ, लेकिन इस वक्त जो किस्सा है, मैं एग्री करता हूँ जो शहजाद भाई ने कहा, जो सलमान साहब ने कहा कि मियाँ साहब नहीं, कोई एक्टिव नहीं होंगे इन 6 हफ्तों में तो ख़ास तौर से। और इसलिए भी कि मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है अगर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कोई ज़ोरदार किस्म की हंगामा परवरी करती है तो उसका इमीडिएट गोल क्या होगा? नहीं, हंगामे की बात नहीं मैं करी, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सियासत नहीं होगी तो ये गलत है। हाँ, वो गलत है, लेकिन ये जो सन्नाटा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था ना, अप्रैल 2016 से जो शुरू हुआ है और जो 28 जुलाई 2017 को हुआ है और जो 25 जुलाई 2018 को हुआ है, उसके बाद लोगों में ये मायूसी आई है कि उनकी जो मज़ाहमत है वो उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर
जो वज़न रखने वाली कुव्वत है वो उसे कुचल देती है, तो माफ़ कीजिएगा ये एक उस शख्स की बेबसी भी हो सकती है, ये सन्नाटा जो अदालत से मुकदमा हार के निकलता है, क्योंकि अदालत में वो इंसाफ के लिए जाता है। और सन्नाटा बड़ा सिंबॉलिक भी होता है कई दफ़ा। शहजाद साहब, सियासत की जिसको आदत हो शायद वो पर्दा स्क्रीन पे हमें ना नज़र आए, लेकिन हम कल भी बात कर रहे थे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के डायनामिक्स की कि हम लोग पर्सनालिटी सेंट्रिक हैं। अब पर्सनालिटी सेंट्रिक में रिप्लेस तो हो सकती है पर्सनालिटी, लेकिन पर्सनालिटी होना लाज़िम व मलज़ूम है। तो आप ये वैक्यूम मुस्लिम लीग नून में किसको फिल करते देख रहे हैं? देखिए, फिर वही बात है ना कि क्या किसकी मुज़ाहमत करें, किसके खिलाफ मुज़ाहमत करें वो इस वक्त। यानी आप या तो एज्यूम कर लें कि इस मुल्क की फौज आपकी दुश्मन है, फिर आपको बलूचिस्तान के BLA तो सर ये उनका नैरेटिव तो रहा है ना, अभी एकदम ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो सकता। नहीं, नैरेटिव कहाँ रहा है, कब रहा है उनका नैरेटिव? सर वो जो कहते हैं कि जज बोगस से भरे बैठे हैं, हम नहीं मानते इस जुडिशरी को, ये सब हमने देखा है। तो फिर ये आपने देखा है ना, आपने ये नहीं देखा कि वो जो कल हम जब बात कर रहे थे कि वो जो क्यूबलर-रॉस मॉडल ऑफ ग्रीफ है वो कहाँ से कहाँ आन पहुंचा है। वो कह रहे हैं 8 हफ्ते नहीं देते तो 6 हफ्ते ही दे दो, कम से कम इलाज तो करवा लें। तो मतलब ये है कि हमें हर चीज को पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन सर कौन रिप्लेस कर सकता है? GT रोड वाला सफर जो शुरू हुआ था वो आखिर आन के 6 हफ्ते में के मामले पे खत्म हो गया ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जब हम एक यूनिलैटरल और एक ही एस्पेक्ट से जब किसी मसले को देखते हैं तो फिर हमारी बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। तो इस वक्त की जो सियासत है, इस वक्त की सियासत ये है कि PMLN, जैसा मैंने कल भी कहा था, अपने बेस को इंटैक्ट रखे, अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को इंटैक्ट रखे। 1.25 करोड़ वोट लिया है, कोई छोटा वोट नहीं होता, उसको मैनेज करना। उसके बाद अपनी लीडरशिप की जो ट्रांजिशन है इसको मुकम्मल करे, अच्छे तरीके से मुकम्मल करे, ये फैसला करे कि आगे शहबाज शरीफ साहब लेके जाएंगे या मरियम होंगी। और फिर वो अब जब तक ये हायरार्की इस्टेब्लिश नहीं हो जाती उस वक्त तक उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सामने रखा हुआ है। लेकिन जल्द नवाज शरीफ साहब जब अपने ट्रेवल से, अपनी मुश्किलों से, मुसीबतों से निकलेंगे तो शायद वो इसके ऊपर कुछ फैसला कर पाएँ। और बड़ी हद तक ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ इसको लेके आगे चलेंगी। अब ये अगली पौध है, अब ये अगली सदी है, एक नया माहौल है। ये 80 और 90 की सियासत नहीं है ना। 80 और 90 की सियासत आज की दुनिया में चल सकती है, ना ही आज के पाकिस्तान में चल सकती है। हाँ, एक कांस्टेंट है वो 1954 वाला वजीर दिफा जो आके बैठ गया था। अच्छा, वो कौन लेके आया था उस वजीर दिफा को? वो खुद मार्चिंग कर गया था, कैबिनेट में जाके बैठ गया था, या कोई इसको लेके आया था? तो मेरा ख्याल है कि हमें, और फिर वो एस्टैब्लिशमेंट भी वो वाली नहीं है। पिछले, अब ये तीसरा इलेक्शन है, 15वां साल इंशाल्लाह जब PTI खत्म करेगी, 15 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल हो चुका होगा। अपने ऊपर यकीन खत्म हो गया, अपना ही ईमान नहीं रहा। यानी मैं तो हद इस बात पे कहता हूं कि इतनी डिस्टॉर्टेड जब हम बात करते हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट एट आवर लेवल, मैं तो वजाहत मुझसे उम्र में बहुत छोटे भी हैं लेकिन बहुत कद में बहुत बड़े हैं, मेरा ख्याल है इनसे सीखने का हमें मौका मिलना चाहिए। एक होलसम अगर एनालिसिस करें तो हम ना, ये जो सिविल मिलिट्री के अंदर गिलाफ, मैं पिछले बार कह चुका हूँ, सिविल मिलिट्री के गिलाफ में सारा गंद नहीं छुपाया जा सकता। तो वही पतली गली वाली बात है। अच्छा जी, चले वजाहत साहब से सीखने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि वी नीड टू मेक अ होलसम एनालिसिस। जब होलसम एनालिसिस करते हैं तो हर चीज अपनी जगह पे बैठ जाती है जाकर। वजाहत साहब, शहजाद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी और उस पर 3-4 पॉइंट्स से जो मुझे बहुत हिट किए, मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगी। बीच में अगर ब्रेक आ गई तो आप समझिएगा कि मैंने आपको सोचने का मौका दिया है, हम दोबारा उसी को कंटिन्यू करें। एक तो ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट भी डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स तो चेंज होती हैं, हमने सुना है, लेकिन मिजाज के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट्स भी डिफरेंट तरह की होती है, चवन की और आज की। ये सवाल तो मुझे जवाब देना चाहिए ना, मैं एस्टेब्लिशमेंट का बाशिंदा तो मैं बैठा हूँ। सर न्यूट्रल ओपिनियन ले लेते हैं, आपको अपने में गिनते हैं, कहा है ना इनसे रहनुमाई लेते हैं, आपको अपने में गिनते हैं। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे ना। अरे शहजाद भाई, हम तो आपको अपने में से गिनते हैं। सर ये तो आपने खबर दे दी, हम तो आपको रोज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे लेते हैं। We believe you are on our side. चौवन में हमारी, अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वी विल कॉल द डिस्कशन, बिकॉज इंटरप्ट हो जाते तो फिर उसका पोटेंशियल भी लूज होता है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। वजाहत साहब, क्वेश्चन ये था, मैं रिपीट कर देती हूँ, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट में भी फ़र्क होता है? 10 साल पहले की, 20 साल पहले की डॉक्ट्रीन्स तो आई नो चेंज होती हैं, लेकिन वो दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन योर रिलेशनशिप्स, योर थ्रेट हैंडलिंग एंड ऑल दैट। इस्टेब्लिशमेंट्स किस तरह मुख्तलिफ हो सकती हैं? दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर चेंज हो गया है वक्त, तो हमारी सियासी जमातों ने बड़ी खूबसूरती से वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज किया है और अपने आप को सियासी गेम में फिट किया है, तो अभी कैसे नहीं हो सकता ये? एक जुमला जो हमारे भाई शहजाद ने कहा कि क्या हम ये समझते हैं कि फ़ौज हमारी दुश्मन है? हम हरगिज़ ऐसा नहीं समझते। फ़ौज हमारे मुल्क का एक काबिल एहतराम इदारा है, बिल्कुल। और वो हमारे रियासत हमारी उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट एक कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसका मतलब है कि हाँ, जिसका मतलब है जमहूर की राय पे फैसला साजी में, पॉलिसी साजी में किसी एक इदारे या की गैर आईनी बालादस्ती। कंसल्टेशन बिल्कुल और चीज़ है। वो सवाल ये होता है कि आखिरी हतमी फैसला किसने करना है, और जिसे आप कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट भी तब्दील होती है। मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ, देखिए 13 फरवरी 2018 को हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम 40 साल पुरानी गलतियों का फसल काट रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इसी का नाम इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आवाम की आवाज़ को रोक देती है और उस पर अपनी राय मुसल्लत कर देती है। 40 साल के बाद आप हमें बताते हैं कि जनाब ये गलत हो गया था, और तब आप उसका हिस्सा भी होते हैं। और हमारा दुख ये है कि हम तब भी गद्दार थे, हम आज भी गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम इस मुल्क के खैर खा है, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चब्बल में जब वो वज़ीर दफ़ा बना था, उसकी अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखा है कि उसको गुलाम मोहम्मद लेके आया था। गुलाम मोहम्मद जो है वो कोई इलेक्टेड बंदा नहीं था। गुलाम मोहम्मद कॉन्स्पिरेसीज़ की, ही वॉज द मदर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज़। राइट। वो लियाकत अली खान के मर्डर के बाद इस मुल्क का जो है वो गवर्नर जनरल बना, और उसने जो है वो पहले नाज़मुद्दीन को निकाला, और चब्बल में उसने जो है जब दस्तूर समझी तोड़ी, तो आपके शायद इल्म में होगा ये बात अयूब ने खुद भी कही है। मैं कहा करता हूँ कि वो पर्दे के पीछे पिस्तौल लिए खड़े थे, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के पोलिट ब्यूरो में हुआ करता था। कि पर्दे, यानी गुलाम मोहम्मद मफलूज आदमी जिसकी आवाज़ किसको हेल्थ, वो रेडियो पे खिताब नहीं कर सकता, उसकी ताकत वो पिस्तौल थी, और वो जो एक सिकंदर मिर्जा था और एक अयूब खान था। दैट इज़ वाई हम चबन का जिक्र करते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट होती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, किसी फर्द का नाम नहीं है। राइट। और वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। यस, लेकिन देखना ये होता है कि क्या मैकार्थर को ट्रूमन निकाल सकता है? निकाला। ओके। मैक्रिस्टर को जो है वो बाबा निकाल सकता है? निकाला। ठीक है। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि भाई वो टूटा हुआ मुल्क, शिकस्त खुर्दा हम लोग, और उसके बाद जो है वह शमीम हुसैन कादरी को, अभी ज़हीम कादरी साहब तशरीफ़ लाए थे ना हमारे प्रोग्राम में, उनके ताया ये हाई कोर्ट के जज होते थे, भुट्टो साहब उनको मैसेज भेजते थे इकबाल साहब को जो उसको चीफ जस्टिस थे कि आस्क शमीम टू बी केयरफुल, वी आर नॉट गेट आउट ऑफ जंगल। इवन अयूब भुट्टो जैसा ताकतवर लीडर भी ये जानता था। वैसे भुट्टो साहब खुद भी ताकत का जो एक इसलिए पता था कि उसी नर्सरी से फाउंडेशन है, वो किधर से आई थी, उसी नर्सरी से आई थी। ठीक है। तो पॉलिटिकली न्यूट्रल, एक चीज पॉलिटिकली जी ऐड कर दूं भाई, जी ऐड कर दूं एक छोटी सी चीज जी। श्योर। हाँ, जिक्र कर रहे हैं भुट्टो का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और जो विज़वी रिलेटिव पावर्स हैं मिलिट्री और सियासतदानों की, भूल गए मेरे ख्याल में वजाहत साहब कि वो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने गुल हसन और रहीम यार खान को यूनिफॉर्म में ला के प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में और हवाले कर दिया मुस्तफ़ा खर के कि गाड़ी में इनको लाहौर ले जाओ और वहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म उतरवा देना। तो जब प्राइम मिनिस्टर्स भी बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उस तरह के होते हैं, तो उस वक्त बोलते भी नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी फॉलो कर लेती हैं चीज़ों को। तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन खड़े हैं बात करने वाले और किसको कहा जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि वो बाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे 2007 में एनआरओ के ऊपर किससे कॉम्प्रोमाइज करके आए। ये मोस्ट लिबरल पार्टी असल में हमारा मसला लिबरल सोच का इस मुल्क में बदकिस्मती से दो चीज़ों पर रह गया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कि एक एलिमेंट का जिक्र कर देता हूँ, दूसरा मुनासिब नहीं है बात करना। मेरा ख्याल है अब हमें लिबरलिज्म के लिए कोई एक्चुअल रियल इसका जो कंटेंट है उसको सामने लाना पड़ेगा। अब हम सिर्फ
एंटी फौज या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच के ऊपर लिबरलिज्म को बेच नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। एक्चुअली लिबरलिज्म तो खत्म ही होगी यहाँ पे, दुनिया से ही खत्म हो रहा है अब तो वैसा रह नहीं गया। अगर आप पाकिस्तान का एनालिसिस करें तो देखिए ना, हर ग्रुप ने जो ताकत का मरकज रहा है, चाहे वो सियासी फोर्सेस रही हैं किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी रही है, सब ने उस माहौल को, उस मौके को अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आप उनके करैक्टर्स को देखें, अगर आप डेमोक्रेटिक फेसेस को देखते हैं तो डेमोक्रेटिक फेसेस ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ थे, बल्कि शर्मनाक हद तक जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट आई उसने भी ऐसे ऐसे फैसले किए जिसके ऊपर बात हो सकती है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जिस वक्त एनालिसिस करते हैं ना, हम एक अपनी पसंद की चीज़ उठा लेते हैं और हमारा ख्याल है कि सारी खराबी की जड़ जो है ना वो सिर्फ ये है। हालांकि देखिए, जब आपको मेरी और आपकी वजाहत की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से होगी ना, बिल्कुल, तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस डेमोक्रेटिक फोर्सेस ही अपनी शक्लें तब्दील करती हैं। देखिए ना, बात ही है वो तब्दील क्यों करती हैं, उसको बड़ा खूबसूरत वर्ड देते हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, वो तब्दील क्यों करती हैं कि जब उनको सूट करती है एस्टैब्लिशमेंट तो उसके पास जाने में लम्हा नहीं लगाते, और जिस वक्त उनको एस्टैब्लिशमेंट सूट नहीं करती तो अवाम में आके जमहूरियत का मुकदमा लड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी देखिए ना सलमान भाई, उनकी ताकत का सरचश्मा भी अवाम का वोट नहीं है, वो बदमाशी और बात ये है कि अगर हमने सारा मलबा ये कह देना है कि हर एक का जो मलबा जाके हमने एक पे डालना है, मतलब पीपल्स पार्टी जैसी जमात अगर वो भी आज एस्टैब्लिशमेंट के सारे खड़ी हो, पीएमएल-एन जो है जिसका एक कैरेक्टर जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, एमएमए का जो सारा जब हमने देखा अमल वो देखे, पीएमएल-क्यू को देखे, साहब जो बात कह रहे हैं कि हम सब समझते हैं क्योंकि हमारे जहनों में ये डाल दिया गया कि पीपल्स पार्टी कोई बहुत लिबरल और सेक्युलर जमात थी। डे वन से एस्टैब्लिशमेंट की टूल है, नर्सरी है, जनरल पीरजादा, जनरल हमीद, जनरल याया। हमें मालूम है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस को क्यों भुट्टो साहब ने जो बर्बादियत की वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, फसाइयत की बकायदा वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसीलिए वापस अब किसानों पे और मजदूरों में जाने की जरूरत है, वरना ये चूरन अब ज्यादा देर बिकने वाला नहीं है, बिक चुका। इट इज रन इट्स कोर्स, क्योंकि आपने और सिविल मिलिट्री को छोड़ के किसी और मजमून पे चलें, लिबरलिज्म पे चलते हैं। पाकिस्तान का मसला आज का नहीं है, लिबरलिज्म पे चलते हैं। हम वजाहत को बुला के हम रोजाना बना लेते हैं और वो इतने अच्छे हैं कि वो रोज आ जाते हैं प्रोग्राम करके। अच्छा, थोड़ा सा एक ऐसा मौजू जिस पे बड़ा दुख होता है बहैसियत पाकिस्तानी भी, बहैसियत एक औरत होने के भी, वो ये है कि जब भी वैसे तो मर्द भी सफ़र करते हैं इस रवैये से, एक हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है कि जब कोई अवार्ड आपको इंटरनेशनली मिले तो हम कहते हैं कि ये इसने ज़रूर कोई एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव सेल किया है, इसको वेस्टर्न और दूसरी फोर्सेस ने अवार्ड दे दिया है। जब हम खुद अपने कोई सिविल इदारे किसी को कोई सितारे इम्तियाज़ दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, तो हम कहते हैं इसने यकीनन कोई गलत रूट यूज़ किया है। हम में क्यों इतना कैरेक्टर का और एसेंस का फुकदान है कि हम किसी को कामयाब होते नहीं देख सकते, किसी को आगे जाते नहीं देख सकते, लोगों में फ़ख्र नहीं कर सकते कि ये एक पाकिस्तानी है, सब कुछ छोड़ दें, उसने हमारा नाम रोशन किया है, वो मुल्क में रेवेन्यू लाया है, उसने आर्ट को सर्व किया है, जो भी किया है उसने अपनी फील्ड में। और इस हद तक चले जाते हैं कि अगर वो हमारा पसंदीदा फ़िरका नहीं है तो उसका नाम हिस्ट्री से मिटा देते हैं। महविश हयात के साथ जो कुछ ट्विटर पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं उनको डिफेम करने में, बट हैट्स ऑफ टू हर जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा यू कैन नॉट साइलेंस मी। लेकिन इसमें बहुत एक फ़िक्रमंद हूँ मैं तो अपने इस मिजाज के लिए जो हमारी सोसाइटी का है कि क्या हम अपनी बहनों बेटियों को बुली करके खुश होते हैं। देखिए, बात यह है कि इस सोसाइटी में ख़ासतौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान, अगर आप इन तमाम ममालिक को देखें, बांग्लादेश, यहाँ औरतों के बारे में जो समाजी पर्सपेक्टिव है वो पहले ही बहुत वीक है और एक बड़ा तासुब पाया जाता है। कब तक कहते रहेंगे? देखिए ना, इसलिए कहते रहेंगे क्योंकि अगर सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी, अपने तरीके से मैच्योर नहीं होगी, औरतों मर्दों के दरमियान जो तफरीक के पहलू हैं, जो बाइसिसनेस हैं, अगर उसको आप दूर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें तो मेंटेन रहेंगी ना। आप ये देखिए, पहले कभी होता था मसला सिर्फ मजहब के नाम पर, अब मजहब से हट के पॉलिटिक्स के नाम पर भी होता है, समाजियात के नाम पर भी होता है, तरक्की के नाम पर भी होता है, उनकी इकोनॉमिक्स की बुनियाद के ऊपर भी होता है। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको औरतों और मर्दों के दरमियान ये जो बाइसनेस है और ख़ास तौर पे जो मर्द अपनी बालादस्ती शो करता है, वो उसका रवैया तो नज़र आता है ना जगह पे। अच्छा, अब उसकी वजह से जब कोई औरत आती है सामने, अपने आप को अचीव करती है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से लोग उठ के सवाल उठाते हैं कि जो फीमेल पार्लियामेंटेरियन है इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, ये क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर आप उससे अगला सवाल पूछते हैं, चले हम मान लेते हैं फीमेल की परफॉर्मेंस नहीं है, जरा मर्दों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, वहां उसमें कोई नहीं आता। इसलिए कि हमने खास माइंडसेट बनाया हुआ है, वो अवार्ड्स के बारे में हो सकता है,
अवार्ड्स का जो हमारे यहाँ तरीकाकार है उस पर क्रिटिसिज्म होता है, लोग करते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आप करते हैं वो एक बड़ा जरूर हो कि आपकी अचीवमेंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा हो, लेकिन शख्सी लिहाज से किसी को बुली करना वजाहत की जाती है। कि मेरा ये कहना है कि ये जो मंतके जिन पे पाकिस्तान बना है ये समाजी और सियासी तौर पे पहले दिन से पसमानदा थी, ठीक है, और आगे चल के जब सोसाइटी पसमानदा होती है ना उसमें नरगसियत बहुत होती है। हमारे सहाफत फिर आप आइडियलाइज करते चले जाते हैं, हाँ, अपने आप को, अपनी जात को। मैं क्या करता हूँ कि ये समझते हैं कि इनके सराहने से सूरज सुबह शुरू होता है। हमें सहाफत के साथ साथ ने समझाया था कि जब आप अखबार में लिखते हैं तो वो कोई ज़ाती ख़त नहीं लिख रहा है, उसमें मैं जितना कम आए उतना अच्छा है। यहाँ पे 3 लाइनों में 6 दफ़ा मैं आता है, यहाँ पे जो पैदा होता है वो लेजेंड है। अरे भाई हमारी पैदावार देखें, हम 22 करोड़ का तो अब हुए हैं ना, 3 करोड़ पहले से, रकबा तो उतना ही है ना, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, हमने कौन सी दवा का बीमारी का की दवा मालूम की, हमारी कौन सी ऐसी किताब है जो दुनिया को आगे लेके गई हो। हमने सियासी इनोवेशन में, अभी वही तो छोटे से मुल्क की वज़ीर आज़म है ना, 50 लाख की आबादी, ठीक है, उसने दुनिया को रास्ता दिखा दिया ना। वो उसकी ज़ात का मामला नहीं है, उसके पीछे पूरी जो फोर्स है, पॉलिटी है, पूरी जो सोसाइटी है। ये बच्ची जो महवश है इसने एक तो बहुत ग्रेसफुली बिहेव किया, और जिन लोगों ने इसके उस पर लगाए हैं, मुझे भी थोड़ा सा तजर्बा 2015 में इस बात का हुआ था, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तादाद इतनी है कि अगर कोई बुरा कहता तो मैं इग्नोर करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं। और आपको एक एज हासिल है कि आप मर्द हैं, I'll be honest। नहीं, मैं तो ऑनरेडी औरतों के लिए तो वल्नरेबल सोसाइटी है। नहीं, वो गाली और वो मर्दों को भी दी जाती है, बड़े यकीनन, लेकिन मेरे ज़िम्मे में तो ये एहसास इसलिए नहीं था कि मैं तो एक एजाजी औरत हूँ, सारी जिंदगी औरतों के हकूक़ के लिए काम किया, तो मुझे तो वैसे भी दूसरी तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं, दूसरी तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये नहायत गलत है, और ये तो फनकारों का मामला है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, अदीबों में, शायरों में, इंटेलेक्चुअल्स में, इधर से इधर उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, इधर मुंह करते ही उसको जो कुछ वो कहते हैं वो इसलिए कोडिंग किया जाता है कि उससे सोसाइटी में ज़्यादा बदमज़गी आएगी। राइट, ये क्योंकि टॉपिक इस तरह छोड़ नहीं सकते, इस पे एक तो हमें शहजाद साहब की भी इनपुट लेनी है और इसके कुछ और एंगल्स भी हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहजाद साहब, ये जो हम माशरती रवैयों की बात कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर स्टार्स, स्पेसिफिकली हम महविश हयात की बात कर रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? और इसमें ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर की बात की है वजाद साहब ने, तो मुझे एक और बात समझ नहीं आती। हम जहाँ बैठते हैं हम एशिया के सबसे बड़ी वो चीज़ क्यों बन जाते हैं? किसी मार्केट का नाम लें, वो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। पॉपुलेशन का नाम लें, मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों का सबसे बड़ा फलां तमगा एशिया के पास है। ये कहाँ से फैक्ट्स पकड़ते हैं? किसी ने कुछ वेरीफाई नहीं किया होता, खुद ही सब कुछ बने बैठे हैं। देखिए, बहुत लंबा सफ़र है। मैं इसको कोशिश करता हूँ 3-4 जुमलों में परोने की और जोड़ने की। मेरी अपनी पैदाइश 1953 की है, विच मीन्स के पाकिस्तान से कुछ 6-7 साल छोटा रहा हूँ मैं, तो काफ़ी सफ़र पाकिस्तान का और मेरा साथ साथ गुजरा है। इस माशरे का भी बहुत सफ़र देखा है, और फिर मैंने हर तरह के तबके में से गुजर के उतर के मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ वहाँ पे पहुँचा हूँ, इसलिए तमाम तबके भी देखे हैं, तमाम तबकात का भी है। पाकिस्तान और ये माशरा वो रह ही नहीं गया जो कि आज ये बन चुका है। अब उसको आप डेवलपमेंट कह लीजिए। आज मैं अगर किसी को ये पूछूं कि आप अपने साथ वाले को बर्दाश्त क्यों नहीं करते, तो यकीन मानिए उसके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। वो कहता है कि हर चीज़ मेरी है, मैं ही हूँ, कोई और इसके अंदर शेयर नहीं कर सकता। मैं अगर अपने किसी बच्चे से बोलूँ कि बेटा किसी बड़े से ये बात करने का तरीका नहीं है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि यार ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो हर चीज़ बराबर है, इक्वालिटी, ये तो आज की मॉडर्न इक्वालिटी, और आप क्या बातें क्या कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि माँ बहन और बेटी की इज्जत होती है, तो माँ बहन बेटी पहले बोलती है कि क्या मतलब तुम्हारा हमारी इज्जत होती है? तुम समझते हो मैं कमतर हूँ कि तुम अपने बेटे को सिखाओगे कि मेरी इज्जत की जाए? मैं तो अपने तौर पे अपने राइट के लिए खुद खड़ी हूँ। मैं खुद बजाते खुद एक इज्जत का एक पैमाना हूँ अपने लिए क्रिएट किया हुआ। तो मेरा ख्याल बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो गया है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो गया है। इस वजह से आज आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लीजिए, आप एक नीड फॉर अ थिक स्किन कह लीजिए,
आप वजाद मसूद साहब बात कर रहे थे, हम सब सुनते हैं ये बातें, हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ हो रही होती हैं, लेकिन आपको एक थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती है इस आज के माशरे में सर्वाइव करने के लिए। तो बहरहाल उस बच्ची ने बीड़ा उठाया कि उसको फेस अप करेगी, देखेगी वो। आई एम श्योर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। देखिए, जहाँ तक अचीवमेंट्स का ताल्लुक है, हर फर्द का हक है कि उसको उसका जो भी अचीवमेंट जिंदगी की है वो उसको उसका हिस्सा मिले और उसकी रिकग्निशन मिले। अगर मिल जाती है तो सबको उसको अपलॉड करना चाहिए। इस दुनिया में और इस मुल्क में बहुत कुछ है जो हम सब आपस में शेयर कर सकते हैं, और कोई ऐसा बहुत कम है जो कि सिर्फ जब मेरे पास होगा तो बड़ा होगा या मैं ही रख पाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं, और खुशियाँ शेयर कीजिए, सबकी खुशियों को शेयर कीजिए, आपके चेहरे पे खुद भी शायद मुस्कुराहट आ जाएगी। अच्छा, शायद वो इतना ज़्यादा मेकअप, आप सही कह रहे हैं, इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर हम एक दूसरे की खुशियों में खुश होने लगे तो हम लोगों को शायद थोड़ा सा रिलीफ उस तरफ से भी, कॉस्मेटिक साइड से भी मिल जाए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो हमारी थर्ड स्टोरी आज के प्रोग्राम में, कि इंडिया ने स्पेस पावर में एक बड़ा सक्सेसफुल अपना टेस्ट किया है ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन, और नेक्स्ट टू यूएस, चाइना एंड रशिया अभी स्पेस में जो अपनी स्पेस बनाई है वॉर टाइम के लिहाज से और वॉर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्पेस वॉरफेयर में वो इंडिया है। मेरे ख्याल में तो अभी भी इसकी जो टाइमिंग है वो ऐसी है कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं, और जिस तरीके का वॉर हिस्टेरिया बेच रहे हैं मोदी, उसमें ये बहुत फिट बैठता है। बट एट द सेम टाइम ये उनकी अचीवमेंट है, इसको मानना पड़ेगा। सुपार्क जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है वो उसके मुकाबले में इतनी कैपेबल नहीं है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के बाकी शोबों की तरह इसमें भी इश्यूज़ हैं, लेकिन जो वरिसम बात है वो ये है कि लैंड, एयर और मैरीटाइम के बाद वॉरफेयर स्पेस की तरफ जा रही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है उसके लिए इट इज़ क्रूशल नाउ, इट इज़ असेंशियल। इसके बगैर आप वो कर नहीं सकते। इंफॉर्मेशन गैदरिंग वहाँ से आती है और उसके बाद वो फिल्टर होके बेस बनती है आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग का। और अगर आप स्पेस में उतने पोटेंशियल के साथ मौजूद नहीं हैं तो आने वाले टाइम में आपका डिफरेंशियल बढ़ता जाएगा अपनी थ्रेट की तरफ से, जो कि इन आर केस इंडिया है, और इसको हमें कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। शहजाद साहब, ये बताइए कि इस डिफरेंशियल को कम करने के लिए, सुपार्को को मज़ीद बिल्टअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज़ नीडेड? देखिए, मकसद क्या है, किस लिए आप करना चाहते हैं ये सब कुछ? सबसे बुनियादी सवाल ये है जिसका जवाब जो भी इस रास्ते पे चलेगा उसको सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपका मकसद क्या? अगर तो मकसद ये है कि इस दुनिया के मिनरल्स और जो ट्रेजर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वे एक वक्त आएगा कि हज़रत इंसान को खिला में जाके दूसरे सैयारों पे रहना पड़ेगा, फिर तो मुझे इसकी समझ आती है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर टर्फ का मामला आएगा, कौन किस सैयारे पे काबिज़ है उसका मामला आएगा, कौन कहाँ कॉलोनी बना सकता है इसका मामला आएगा, फिर वहाँ पे एक टसल, शायद ये अगली सदी की एक ऐसी एफर्ट हो सकती है। लेकिन आज की सदी में जहाँ बैठे हम 2019 के अंदर, मुझे नहीं लगता कि हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कि इस किस्म की एक ब्रेकआउट होने वाली है। जहाँ तक मामला आ गया सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस का और इन चीज़ों का, या यूज़ ऑफ स्पेस फॉर आर्म्ड पर्पसेस, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट है आपको, और सारी दुनिया उसकी सिग्नेटरी है, जिसके अंदर कि आप स्पेस तो कोई भी नहीं कहता, आउटर स्पेस को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। 4 मुल्क हैं जिन्होंने इसके ऊपर सोचा। स्टार वॉर्स किया अमेरिका ने शुरू, रूस का भट्टा बैठा दिया सोवियत यूनियन का। आज वो सोवियत यूनियन से कट के रूस बन चुका है सिर्फ एक स्टार वॉर्स की वजह से, उसको फॉलो अप, उसको परसू करने की वजह से। एक तो ये असरात होते हैं, खाम में पैसा आप लगा रहे होते हैं। अमेरिका ने भी स्टार वॉर्स छोड़ दिया, ट्रंप ने आगे भी दोबारा रीसेट करने की कोशिश की है, गालिबन रूस को फिर एक और लाल झंडी दिखाने के लिए कि आ जाओ फिर से उस रास्ते पे चलो और तुम्हारी पावर में कमी आ जाएगी। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, जब भी हम इस रास्ते पे चलते हैं हमें मकासद बड़े वाज़ेह होने चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन, आपके वेदर के फिनोमिनन्स को स्टडी करने के लिए, आपके पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए। ये जो 300 किलोमीटर का उसने अगर आज किया है तो बहुत मुबारक है, बड़ी अच्छी बात है, गुड अचीवमेंट, वेरी वेल डन। और इससे आगे जाने की कोशिश कीजिए, 1000 किलोमीटर पे जाइए, 800 किलोमीटर पे जाइए। सैटेलाइट्स वहाँ भी घूम रहे होते हैं, ये तो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये तो तकरीबन ज़मीन की फ़ज़ा के अंदर घूमने वाला कोई छोटा सा कोई सैटेलाइट कोई आपको मिल जाएगा। इस वक्त कॉन्स्टलेशंस हैं सैटेलाइट्स के स्पेस के अंदर, जहाँ पर के दुनिया, चीन और रूस और अमेरिका कॉन्स्टलेशंस बना के सैटेलाइट्स के बैठा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें अगर अपने आप को सुपर लीग में लेके जाना चाहते हैं। तो आई थिंक उनको मुबारक देनी चाहिए इसके मामले में, और सुपार्को को हरगिज़ इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अरसा पहले
ये मामला उठा था हमारे यहाँ कि ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान एरोस्पेस फोर्स नाम दे दिया जाए और फिर हम स्पेस का जो इश्यू है, स्पेस का जो एरिया है, वो भी एयरफोर्स के डोमेन में आ जाएगा, जिसका कि उस वक्त के समझदार लोगों ने बहुत सख्ती से उसको उधर ही ख़त्म कर दिया था। इंडिया करना चाह रहा है, आप इंडिया को मुबारक दें और उनको बोलें इसके ऊपर और जाएं, इस रास्ते पे चलें और दुनिया की भलाई सोचें इसके बारे में जी वजाहत साहब, बजाय आम करने के। ठीक है, एक्सपर्ट के तौर पे शहजाद साहब का ओपिनियन तो हमने ले लिया, लेकिन बड़ी अच्छी खबर है, मैं इस रिसर्च के दौरान ही देख रही थी कि हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स ने मिल के बनाया था, लेकिन हमने लॉन्च उस सैटेलाइट को चाइना के पैड से किया था। तो बहरहाल स्किल है और स्किल में आपको रेस तो लगानी पड़ती है दूसरे मुल्कों के साथ। कोई वक्त था जब न्यूक्लियर की भी ज़रूरत नहीं होती थी, डू यू रिमेंबर दैट? मैं तो इस मामले में शहजाद भाई की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ और मेरा दिल चाहता है, अगरचे मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जो ख्यालात और जो रुझानात हैं, शेर वेर की उन्हें क्या समझ आएगी। वाजपेयी साहब स्वर्गवासी होते तो वो शेर समझते थे। अहमद फराज का शेर है कि बस्तियाँ चांद सितारों पे बसाने वालों, कुर्राए अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चराग। जो हिंदुस्तान सैटेलाइट में सैयारा भेज रहा है, वहाँ गाय का गोश्त खाने पे या गाय बेचने पे या गाय लेके कहीं जाते हुए पकड़ के लोगों को लिंच किया जा रहा है। मोदी साहब शुड पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। सियारे व्यारे और स्पेस होती रहेगी, पहले जो है वो ज़मीन पे तो चीज़ें ठीक कर लें। बिग लार्जेस्ट इलिटरेट कम्युनिटी जो है दुनिया की वो हिंदुस्तान में है, मोर देन 260 मिलियन। लेकिन अभी इस वक्त जो खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना, आप वॉर सेंट्रिक होकर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके नताइज कुछ और एक पहलू है ना। लेकिन इस वक्त जो वजाहत भी कह रहे हैं, शहजाद साहब भी कह रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि हम ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ और जो तजादात हैं, जो तनाज़ात हैं, उसका खात्मा करें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोशल सेक्टर पे लगाएं। लेकिन ये जो रेसिज्म है कि अगर एक हिंदुस्तान आगे जा रहा है तो उसके पीछे फिर मैंने भी चलना है, फिर तीसरा मुल्क भी चलेगा, फिर चौथा मुल्क भी चलेगा, उसकी प्राइस तो फिर आम आदमी को पे करनी पड़ेगी ना, और वो गुर्बत के नतीजे में निकलेगी। देखिए वो सारे एक दूसरे के पीछे चलते इसलिए हैं कि अगर हमने इनको काउंटर ना किया तो यही चीज बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो देखिए ना, एक बात बुनियादी, अगर आपने इस सारे सेंटेक्स से बाहर निकलना है तो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक बकायदा जिसे कहते हैं एमओयू, जिसे कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आप नहीं करेंगे। नहीं, अगर वो नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा जो इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है या कोई और मुल्क करेगा, कोई तीसरा मुल्क करेगा, उसकी फिर प्राइस मैं कह रहा हूं बार बार कि वो तो फिर वहां की कौम को गुर्बत की शक्ल में आएगी ना, पसमानदगी की शक्ल में मिलेगी, महरूमी की शक्ल में मिलेगी। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां तो फिर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। आप स्पेस साइंस पे बैठ के डेवलपमेंट कर लें, अगर उसका कोई फायदा आम आदमी को पहुंचता है तो पहुंचा लें। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने मेहमानों का, सलमान साहब, वजाहत साहब और शहजाद साहब। लेकिन आई हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं तो ये कहूँगी कि उनको मुबारकबाद दें, एक अचीवमेंट है। बहरहाल कहा जा रहा है कि मोदी का जो वॉर हिस्टेरिया है वो उनकी सारी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर रही है, तो ठीक है, दैट्स हाउ दे आर। लेकिन साथ साथ ये भी सोचें कि अगर हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी टाइम में शुरू किया था तब भी ये बातें सुनने को मिली थी कि इसकी क्या ज़रूरत है। ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जंगें होनी नहीं चाहिए, कोई भी ज़्यादती होनी नहीं चाहिए। जो कुछ इंडिया में हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, रवैये सारे बहुत खूबसूरत होने चाहिए। लेकिन शायद आने वाले वक्त के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी में, एरोडायनेमिक्स में, एरोस्पेस में, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्ट में अगर किसी डिग्री में होते देखी है तो वो यही 2 डिग्रीज़ हैं। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए बेहतर है। आगे जाके शायद इस टेक्नोलॉजी का कोई बेहतर इस्तेमाल हम दुनिया को मुतारफ़ करा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।